हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में मोल कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट का बेसिक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। मोल कॉन्सेप्ट के अंदर लिमिटिंग रिएजेंट, जैसा हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, मोल के अंदर हमने वाई मैप बनाया था जिसमें मोल को हमने मास से रिलेट किया था। ठीक है ना, पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स से रिलेट किया था, उसको हमने वॉल्यूम से रिलेट किया था। ठीक है, तो मोल कॉन्सेप्ट का जो नेक्स्ट पार्ट है इसके अंदर हम कंटिन्यू करते हैं यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट से। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट हमने लास्ट क्लास में यहाँ से स्टार्ट करना था हमें, तो आज हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं लिमिटिंग रिएजेंट। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट का मीनिंग क्या है, क्या कॉन्सेप्ट है। तो बेसिकली लिमिटिंग रिएजेंट हम क्यों पढ़ते हैं, क्यों हम लिमिटिंग रिएजेंट को कैलकुलेट करते हैं, वो सब बातें हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो लिमिटिंग रिएजेंट होता क्या है। लिमिट, जो रिएक्शन को लिमिट कर दे, जो रिएक्शन का आखिरी मतलब लास्ट रिएक्टेंट हो। ठीक है ना, मतलब लास्ट रिएक्टेंट मतलब जो जल्दी फिनिश हो जाएगा, सबसे पहले फिनिश हो जाएगा, उस पर्टिकुलर रिएजेंट को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। ओके, तो डिफाइन करते हैं इसको, द रिएक्टेंट विच इज कंज्यूम्ड फर्स्ट एंड लिमिट्स द केमिकल रिएक्शन और लिमिट्स द अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन एंड इज देयरफॉर कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। इसका क्या मीनिंग है कि सपोज हमने कोई टू रिएक्टेंट्स लिए, सपोज ए एंड बी हमने रिएक्टेंट लिए रिएक्शन के अंदर, तो ये प्रोडक्ट बना रहे हैं, सपोज सी एंड डी प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट हम कुछ भी लेते हैं, ए बी सी एंड डी, ये इनकी बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के अंदर जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होंगे, तो अगर सपोज मैं बोलूँ कि रिएक्शन के अंदर इसका 1 मोल और इसका 1 मोल यहाँ पर पार्टिसिपेट करते हैं और इसका कुछ भी मोल बनता है, यहाँ पर सपोज कोई भी बनता है, जैसे सपोज मैंने बोला एक्स एंड वाई मोल का फॉर्मेशन हो रहा है, ये अनसर्टेन डिजिट हमने लिखी है इसके अंदर, तो उसको हम यहाँ से कैलकुलेट करते हैं कितना बनेगा। सपोज इसका 1 मोल लिया, इसका 1 मोल लिया और ये इतना कंपाउंड का फॉर्मेशन कर रहा है, लेकिन हम ये नहीं आइडेंटिफाई कर सकते कि कौन सा सब्सटेंस फिनिश होगा। अगर यहाँ पर स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की वैल्यू अगर यहाँ पर 1 होगी, ठीक है 1 होगी, तो ऑब्वियसली according to the balanced chemical equation, the 1 mole of A, 1 mole of B are completely consumed in this reaction. But always ऐसा नहीं होता है, हम किसी केमिकल रिएक्शन में रिएजेंट का अमाउंट कम या ज़्यादा ले सकते हैं। ठीक है, तो वो लेस और मोर हो सकता है। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहाँ पर कि कौन सा रिएजेंट सबसे पहले फिनिश होगा केमिकल रिएक्शन में, तो उसकी कैलकुलेशन हमें यहाँ पर करनी है। तो लिमिटिंग रिएजेंट इज प्रेजेंट इन लीस्ट स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट, जो लीस्ट स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट में होगा, एंड देयरफॉर कंट्रोल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट, और जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को क्या करेगा, कंट्रोल कर देगा। जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को क्या कर देगा, कंट्रोल कर देगा, उस पर्टिकुलर रिएजेंट को हम क्या बोलते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट। सिंपल सी बात है कि जो रिएजेंट सबसे पहले फिनिश होगा वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। यहाँ पर हमें पता नहीं चल रहा है कि कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, मतलब हम बोलेंगे कि अगर रिएक्शन स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के रेशियो में ही हो रही है और कंप्लीटली वही मोल अमाउंट ने हमने इसके अंदर कंज्यूम कराए या फिर यूटिलाइज किए हैं या फिर ऐड किए हैं, तो आपका प्रोडक्ट उसी रेशियो में बनेगा और कोई भी यहाँ पर सब्सटेंस जो होगा रिएक्टेंट वो रिमेनिंग नहीं रहेगा। क्यों? बिकॉज सारे के सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जो है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, तो देयर इज नो लिमिटिंग रिएजेंट लेफ्ट बिहाइंड। ठीक है ना, इन द केमिकल रिएक्शन, बिकॉज सारे के सारे रिएक्टेंट जो है कंज्यूम हो जाएंगे और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर बात करते हैं लिमिटिंग रिएजेंट जो है वो क्या डील करता है। व्हेन यू आर डीलिंग विद द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, देन इफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट्स आर नॉट इन द रेशियो ऑफ द स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। इसका क्या मीनिंग है कि जो नंबर ऑफ मोल्स गिवन होते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर, उनका रेशियो अगर गिवन मोल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई एक रिएक्टेंट होगा, वो आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा, जो सबसे पहले रिएक्शन के अंदर कंज्यूम हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ऑफ बैलेंस केमिकल रिएक्शन, देन देयर शुड बी वन रिएक्टेंट विच शुड बी लिमिटिंग रिएजेंट। जो रिएक्टेंट 1 होगा जिसका अमाउंट स्टोइकोमेट्रिक रेशियो से कम होगा, वही आपका लिमिटिंग रिएजेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक रिएक्शन गिवन है, इस रिएक्शन के अंदर देखेंगे क्या है, यहाँ पर दी 3 मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट, 3 मोल्स ऑफ सोडियम कार्बोनेट हमने लिए हैं, आर रिएक्टेड विद 6 मोल ऑफ HCl। ठीक है, एंड जो कंपाउंड बनता है इसके अंदर, वो कंपाउंड यहाँ पर क्या बन रहे हैं आपके NaCl
CO2 एंड H2O, ये कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो इस रिएक्शन के अंदर देखो हमें 6 मोल गिवन है, ये गिवन मोल्स हैं, 3 मोल एंड 6 मोल जो HCl के मोल गिवन हैं वो तो आपको दिए हैं, ऑब्जर्वर ने दिए हैं, वो ले रहा है उसको। लेकिन रिएक्शन क्या बोलती है, हमारी रिएक्शन की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है कि हम सबसे पहले इस रिएक्शन इस टाइप की जो क्वेश्चंस होते हैं उनके अंदर रिएक्शन को बैलेंस करके ही लिखते हैं। तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन हम यहाँ पर देखेंगे, Na2CO3 जो है सोडियम कार्बोनेट, ये रिएक्शन करता है HCl से और क्या फॉर्म करेगा, यहाँ पर NaCl का फॉर्मेशन होगा प्लस CO2 बनेगा प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले अगर रिएक्शन गिवन है या नहीं भी गिवन है तो आपको रिएक्शन मेंशन करनी है, रिएक्शन लिखनी पड़ेगी ऐसे क्वेश्चन के लिए। दूसरा, रिएक्शन लिखने के बाद हमें उसको बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है ना, ये नेसेसिटी है यहाँ पर कि रिएक्शन को बैलेंस करना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन द स्टोइकोमेट्रिक रेशियो, ऐसा ना। तो स्टोइकोमेट्रिक बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अंदर जो स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट होते हैं उनको फाइंड करने के लिए हमें यहाँ पर रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले रिएक्शन को बैलेंस करेंगे, सोडियम इधर 2 है तो इधर भी 2 होना चाहिए, रिएक्शन को बैलेंस करना आपको आना चाहिए। पहले से बैलेंस लिखिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ कैसे करना है हिट एंड ट्रायल से। कार्बोनेट यहाँ पर देखो कितने हैं, HCl यहाँ पर 2 NaCl है तो 2 HCl होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। क्लोरीन आपका 2 हो गया, सोडियम आपका 2 हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पर 2 था तो 2 CO2 का कार्बन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, ऑक्सीजन 2 + 1 3 है, इधर भी 3 ऑक्सीजन हो गए, तो रिएक्शन इज बैलेंस्ड, ठीक है। अब इस रिएक्शन के अंदर हमें क्या करना है कि सबसे पहले स्टोइकियोमेट्रिक मोल हमने लिख लिए, ठीक है। स्टोइकियोमेट्रिक मोल हमने लिख दिए। स्टोइकियोमेट्रिक मोल क्या है इसके अंदर, स्टोइकियोमेट्रिक मोल इसका 1 मोल है, इसके 2 मोल हैं, इसके 2 मोल हैं, इसके 1 मोल और इसका 1 मोल। इसका क्या मीनिंग है कि 1 मोल सोडियम कार्बोनेट HCl से रिएक्शन करता है 2 मोल HCl से, तो ये 2 मोल NaCl बनाएगा, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनाएंगे एंड 1 मोल वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो अब यहाँ पर गिवन मोल्स आपको हैं, कोई क्वेश्चन के अंदर जो गिवन मोल दे रखे हैं वो कितने हैं कि 3 मोल ऑफ दिस और 6 मोल इसके दे रखे हैं। 3 मोल इसका दे रखा है, 6 मोल HCl का गिवन है। तो आपको कैलकुलेट करना है कि कितना CO2 गैस प्रोड्यूस होगी या फिर कितना NaCl प्रोड्यूस होगा या फिर कितना वाटर प्रोड्यूस होगा, ठीक है ना, ये हमें फाइंड करना है। तो आप यहाँ पर डायरेक्टली रिएक्शन के अंदर करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को हम यूनिटरी मेथड से करेंगे तो नहीं हो सकते क्योंकि हमें अभी लिमिटिंग रिएजेंट के बारे में पता नहीं है। अगर मैं इसका देखो, अगर हमें आइडिया लगाना है कि हम ऐसे हिट एंड ट्रायल से कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, देखो 1 मोल इसका होता है तो 2 मोल से कंबाइन होता है, इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्शन करता है, तो इसका 3 मोल इसके 6 मोल से रिएक्शन करेगा। 1:2 का रेशियो है अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी जो रिएक्शन है वो इसमें दोनों ही आपके जो रिएक्टेंट है वो कंज्यूम हो जाएंगे और कंप्लीट रिएक्शन हो जाएगी, प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन होगा वो यहाँ पर आपको कंप्लीटली जो है वो उसी रेशियो में हो जाएंगे, बिकॉज इसमें दोनों ही रिएक्टेंट कंप्लीटली कंज्यूम हो जाएंगे और आपका जो प्रोडक्ट है वो इस रेशियो में फॉर्म होगा, ठीक है। तो गिवन मोल्स जो हैं वो 1:2 का था, अभी हमने डिस्कस किया। स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो भी 1:2 का हो गया, ठीक है। तो here is the given mole of the reactant are the stoichiometric coefficient ratio, therefore no reactant is left over because दोनों ही reactant completely consume हो रहे हैं, तो यहाँ पर कोई reactant नहीं बचेगा। तो अगर हम इसको चेंज कर दें तो देखा आपने जी कि मोल्स ऑफ Na2CO3 में यहाँ पर गैस का वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं कितना बनेगा। देखो इसके 1 मोल से यहाँ पर 1 मोल CO2 का फॉर्मेशन हो रहा है, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है या फिर इसके 2 मोल से इसका 1 मोल CO2 का प्रोडक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर इसके 3 मोल से कितना बनेगा, 3 मोल CO2 बनेगा। अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री या यूनिटरी मेथड से भी हम इसको कर सकते हैं। तो 3 मोल का मतलब 3 × 22.4 लीटर, ठीक है। तो इस तरह 67.2 लीटर CO2 गैस का यहाँ पर प्रोडक्शन होगा, ठीक है। अब हम इस क्वेश्चन को चेंज कर रहे हैं थोड़ा सा कि हम लिमिटिंग रिएजेंट, तो यहाँ पर तो 100% रिएक्शन हो गई, देयर इज नो रिएक्टेंट लेफ्ट बिहाइंड आफ्टर द केमिकल रिएक्शन। सो हियर 6 मोल ऑफ Na2CO3 इज रिएक्टेड विद 4 मोल्स ऑफ HCl। अगर रिएक्शन को हमने चेंज कर दिया, अगर 6 मोल Na2CO3 के किससे रिएक्शन कर रहे हैं, 4 मोल HCl से रिएक्शन कर रहे हैं, तो बताओ कि CO2 का वॉल्यूम कितना होगा।
तो वही अगेन हमने क्या किया, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखी, फिर इसके गिवन मोल लिख दी हमने, स्टोइकोमेट्रिक मोल हमने यहाँ पर लिख दिए। तो क्या करेंगे हम इसके अंदर इस तरह से रेशियो आ जाएगा हमारा, ठीक है, रेशियो आ गया हमारा 1:2 का है स्टोइकोमेट्रिक रेशियो, जैसा कि हमने यहाँ पर देखा 1:2 में के रिएक्शन कर रहे हैं, इसका 1 मोल इसका 2 मोल, तो 1:2 का स्टोइकोमेट्रिक रेशियो हो गया। अब हमें क्या करना है, मैं इधर लिख देता हूँ इस रिएक्शन को, Na2CO3 प्लस 2HCl gives 2NaCl प्लस CO2 प्लस H2O। इस रिएक्शन के अंदर देखेंगे कि इसका जो गिवन मोल है वो है आपका यहाँ पर कितना 6 मोल दिस वन, और ये आपका 4 मोल है, ठीक है। तो CO2 का वॉल्यूम हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर देखेंगे ये आपके गिवन मोल है ना, मैं डायरेक्ट गिवन मोल लिख रहा हूँ, स्पेस कम है, ठीक है। तो गिवन मोल 6 मोल इसके हैं ये, और तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है, लिमिटिंग रिएजेंट। क्या फाइंड करना है हमें, लिमिटिंग रिएजेंट। तो लिमिटिंग रिएजेंट कैसे कैलकुलेट करना है, गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक मोल, इसका 1 है, गिवन मोल कितना है 4, स्टोइकोमेट्रिक मोल कितना है 2, तो इस ये कितना आ जाएगा 6, ये कितना आ जाएगा 2। इनमें से जो लोअर आएगा, ये रेशियो जिसका लोअर होगा, इनमें से जो रेशियो, ये गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक मोल हम यहाँ पर जो करेंगे, गिवन मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक मोल, स्टोइकोमेट्रिक मोल का जो रेशियो आएगा वो किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं हम, LR, ये LR फाइंड करने का फॉर्मूला है, ठीक है। गिवन मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक, जो यहाँ पर कम अमाउंट में है वही सबसे पहले, जिसका रेशियो कम आएगा गिवन मोल अपॉन स्टोइकोमेट्रिक मोल का, वही लिमिटिंग रिएजेंट होगा। तो हेयर इज द HCl इज LR, तो यहाँ पर HCl क्या हो जाएगा, लिमिटिंग रिएजेंट, बिकॉज ये केमिकल रिएक्शन के अंदर सबसे पहले फिनिश होने वाला रिएक्टेंट होगा। अब एक्सिस रिएजेंट कौन होगा, पूछा है क्वेश्चन के अंदर, नहीं पूछा है तो भी आप बता सकते हैं, दिस इज कॉल्ड एक्सिस रिएजेंट। एक्सिस रिएजेंट क्या होता है, जो रिएक्शन के अंदर बच जाता है। एक्सिस रिएजेंट क्या होता है, जो रिएक्शन के अंदर बच जाएगा, मतलब जो एक्स्ट्रा अमाउंट में है, जिसका अमाउंट LR से ज़्यादा है, तो उसको हम एक्सिस रिएजेंट यहाँ पर बोलते हैं। तो यहाँ पर रिएक्शन में कौन फिनिश होगा, HCl फिनिश होगा। पहले तो हम जो रिएक्शन में कैलकुलेशन करते हैं, इस क्वेश्चन की जो अगेन कैलकुलेशन होगी CO2 का अमाउंट फाइंड करने के लिए, वो HCl के रेस्पेक्ट में होगी। किसके रेस्पेक्ट में होगी, HCl के रेस्पेक्ट में होगी, ठीक है, बिकॉज ये सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा। कैसे कंज्यूम होगा, चलो उसको भी हम एक बार यहाँ पर देख लेते हैं। इसका 1 मोल इसके 2 मोल से रिएक्शन करता है, तो यहाँ पर इसका 4 मोल इसके कितने मोल से रिएक्शन करेगा, बिकॉज ये तो ट्वाइस रेशियो में, तो इसका तो 2 मोल ही कंज्यूम होगा, इसका तो 2 मोल ही कंज्यूम होगा, तो 4 मोल आपका ये बच जाएगा। कितना बच जाएगा, ये 4 मोल, तो 4 मोल आपका ये बच जाएगा, ठीक है, 4 मोल आपका ये बचा रहेगा, बिकॉज इसका 4 मोल कंज्यूम हो जाएगा HCl का। तो HCl का जो हमने लिया था 4 मोल, वो कंप्लीटली इस रिएक्शन के अंदर कंज्यूम हो रहा है, और यहाँ पर इसका ओनली 2 मोल कंज्यूम होगा, 4 मोल यहाँ पर बचा रहेगा रिएक्शन के अंदर। तो ये वाला जो रिएजेंट होगा उसको एक्सिस रिएजेंट बोलेंगे, एंड जो फर्स्ट में फिनिश हो रहा है उसको लिमिटिंग रिएजेंट हम यहाँ पर बोलेंगे, ओके। तो हम यहाँ पर देखते हैं स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट, ये हमने जो बताया अभी आपको। तो हाउ टू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ आपसे कि कैसे लिमिटिंग रिएजेंट को फाइंड करना है। तो देखो यहाँ पर रूल्स लिखे हुए हैं, स्टेप्स लिखी हुई हैं। डिवाइड द गिवन मोल्स ऑफ रिएक्टेंट बाय द रेस्पेक्टिव स्टोइकोमेट्रिक मोल। जो अभी LR का जो फॉर्मूला लिखा था हमने, गिवन मोल्स अपॉन स्टोइकोमेट्रिक मोल, ठीक है, स्टोइकोमेट्रिक मोल, ये फॉर्मूला आपका लिमिटिंग रिएजेंट का, जिससे आप कैलकुलेशन करेंगे। सी फॉर विच रिएक्टेंट दिस डिवीजन कम आउट टू बी मिनिमम, जो मिनिमम आएगा, अभी मैंने बताया था कि जो मिनिमम आएगा वही आपका LR होगा। ये रेशियो आपका क्या आया था यहाँ पर, मिनिमम, तो ये आपका क्या हो जाएगा, LR हो जाएगा। द रिएक्टेंट हैविंग मैक्सिमम वैल्यू इज लिमिटिंग रिएजेंट फॉर यू, ठीक है, सॉरी, मिनिमम वैल्यू इज लिमिटिंग रिएजेंट फॉर यू, ठीक है। नाउ वंस यू फाइंड लिमिटिंग रिएजेंट, देन योर फोकस शुड बी ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। तो आपका फोकस अब लिमिटिंग रिएजेंट पर ही होना चाहिए, जो भी कैलकुलेशन होगी वो लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग ही होगी। तो यहाँ पर हम बात करते हैं स्टेप 1 एंड 2 से हमने वो कैलकुलेट कर लिया लिमिटिंग रिएजेंट। तो 2 इज द मिनिमम एंड 6 यहाँ पर जो आ रहा है ये ज़्यादा आ रहा है, बिकॉज 1 मोल ही होगा तो ये तो कंज्यूम ही नहीं होगा।
तो HCl जो होगा इसके अंदर वो आपका Lr हो जाएगा। HCl क्या हो जाएगा आपका Lr हो जाएगा, बिकॉज ये डिवीजन आ रहा है मिनिमम। ठीक है, स्टेप 3 जो फ्रॉम यहाँ पर हम बात करते हैं HCl के रेस्पेक्ट में होगी, तो मोल ऑफ HCl अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो मोल्स ऑफ HCl कितना, मोल्स ऑफ HCl हमने कितना लिया है, मोल ऑफ HCl अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम मोल्स ऑफ CO2 प्रोड्यूस। ठीक है ना, मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड अपॉन कितना था वहां पर 1 मोल बन रहा था स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग। तो मोल ऑफ HCl कितना गिवन है रिएक्शन के अंदर, आपको 4 मोल गिवन था। ठीक है ना, 4 मोल आपको गिवन था, तो 4/2 इक्वल टू मोल ऑफ CO2 में कैलकुलेट करना है x/1। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, तो 2 मोल CO2 बनेगा। कितना बनेगा, 2 मोल CO2 का फॉर्मेशन होगा। हमसे पूछा है वॉल्यूम, तो इस वॉल्यूम को, इस मोल को हम वॉल्यूम में चेंज करेंगे। तो वो मोल को वॉल्यूम में चेंज करने के लिए क्या करते हैं, मोल इंटू 22.4। तो इससे क्या मिल जाएगा हमें, वॉल्यूम ऑफ गैस। क्या मिलेगा हमें, वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, तो मोल कितना है 2 इंटू 22.4, तो ये आ जाएगा आपका 44.8 लीटर CO2 गैस प्रोड्यूस होगी। कितनी होगी, 44.8 लीटर CO2, जैसा यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है। ओके, तो इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम अब कैसे करेंगे, तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर वेरी नाइस क्वेश्चन। 10 mol SO2 and 15 mol O2 were allowed to react over a suitable catalyst। ठीक है, किसी कैटलिस्ट की प्रेजेंस में इनको रिएक्शन कराते हैं। एक्चुअल में कॉन्टैक्ट प्रोसेस है, सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है इससे। तो उसकी एक स्टेप हमने यहाँ पर ली है जिसमें हम SO3 गैस का फॉर्मेशन कर रहे हैं। द रिमेनिंग मोल्स ऑफ SO2 एंड O2 रेस्पेक्टिवली आर। ठीक है, कितने कितने मोल यहाँ पर SO2 के एंड O2 के बचेंगे, ये हमसे पूछा गया है। ठीक है ना, तो देखेंगे सबसे पहले यहाँ पर कि गिवन मोल्स जो हैं यहाँ पर दे रखे हैं आपको, 10 मोल इसके दे रखे हैं, 15 मोल इसके दे रखे हैं, एंड SO2 कितना बन रहा है यहाँ पर 8 मोल बन रहा है। ठीक है, ठीक है, 8 मोल SO3 का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कितना बनेगा, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द स्टोइकियोमेट्री, थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, अभी इधर लिख देते हैं हम। ठीक है, 2 मोल SO2 रिएक्शन कर रहा है स्टोइकियोमेट्री के अकॉर्डिंग 1 मोल ऑक्सीजन से, एंड 2 मोल SO3 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ओके, तो इसका 10 मोल है, इसका 15 मोल गिवन है, और ये 8 मोल यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री इसका जो फ्रैक्शन है, इसका फ्रैक्शन, कुछ फ्रैक्शन इसका यूटिलाइज हो रहा है और कुछ फ्रैक्शन इसका यूटिलाइज हो रहा है, और कुछ फ्रैक्शन SO3 का फॉर्मेशन यहाँ पर हो रहा है। तो कितना फ्रैक्शन इसका, तो 10 माइनस कितना फ्रैक्शन होगा इसके स्टोइकियोमेट्री के फ्रैक्शन में ही ये कंज्यूम होगा, तो 2x। ठीक है ना, 10 माइनस 2x मोल, मतलब 2x मोल जो है इसके कंज्यूम हो रहे हैं और SO3 में चेंज हो रहे हैं। 100% रिएक्शन नहीं हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर 15 माइनस कितना जाएगा x, बिकॉज इसका स्टोइकियोमेट्रिक मोल कितना है 1, तो 15 माइनस x, और ये कितना बनेगा अकॉर्डिंग टू रिएक्शन स्टोइकियोमेट्रिक 2x बनेगा। कितना बनेगा 2x। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है, x की वैल्यू कम कैलकुलेट करनी है, तो हम कर सकते हैं, इनको सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 2x इक्वल टू कितना आ रहा है 8 आएगा, और आपका जो है x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इससे 4 आ जाएगी। ओके, तो रिमेनिंग जो सब्सटेंस है उसका हम कैलकुलेशन कर सकते हैं, कितना बचेगा, तो x की वैल्यू 4 पुट कर दो, तो 8 मोल इसका, तो 10 माइनस x। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि SO2 कितना बचेगा, तो 10 माइनस 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 इंटू 4, तो कितना हो जाएगा 8, तो 10 माइनस 8 इक्वल टू 2, तो 2 मोल आपका SO2 गैस यहाँ पर रिमेनिंग रहेगी इसके अंदर। ओके, कितना कंज्यूम हो जाएगा 8 मोल, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 4 है, तो 2x जो कंज्यूम्ड मोल है वो आ जाएंगे। कितने मोल कंज्यूम हो रहे हैं SO2 के, वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इसके कितने मोल कंज्यूम होंगे, 15 माइनस 4, तो 11 मोल यहाँ पर रिमेनिंग होंगे, और 4 मोल इसके कंज्यूम हो जाएंगे। ये कितना बनेगा 4 इंटू, मतलब 8 मोल बन ही रहा है यहाँ पर, जैसा कि आपको लग रहा दिख ही रहा है इसके अंदर। तो 2x इक्वल टू 8 वैसे भी है, तो इस रिएक्शन से हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, किसी भी इनमें से हम यहाँ पर इक्वेट करके हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो x इक्वल टू 4 आ जाएगा। कैसे,
हमने यहाँ पर इससे किया 2x इक्वल टू 8, ठीक है, तो x इक्वल टू 4 आ गया, तो ये हमारा डेटा सफिशिएंट हो जाएगा। ये कितना रहेगा 15 माइनस एक्स, मतलब 15 माइनस 4 इक्वल टू कितना जाएगा 11 मोल। 11 मोल आपका ऑक्सीजन रिमेनिंग होगा और 4 मोल इसका कंज्यूम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर करते हैं, ठीक है। तो लिमिटिंग रिएजेंट, इसके अंदर कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है। ऐसे रिएक्शंस को यहाँ पर हम बात करेंगे, दोनों ही सब्सटेंस अभी यहाँ पर बचे हुए हैं, तो कोई भी यहाँ पर रिएक्शन को लिमिट नहीं कर रहा है, इसीलिए ये रिएक्शन जो होती है ना वो इस तरह से चलती है। इनका जो डबल हेडेड एरो हम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम यहाँ पर लिमिटिंग रिएजेंट वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ओके। चलिए नेक्स्ट इसके अंदर है, नेक्स्ट क्वेश्चन है लिमिटिंग रिएजेंट का। इफ 0.5 मोल ऑफ बेरियम क्लोराइड इज मिक्स्ड विद 0.2 मोल ऑफ सोडियम फॉस्फेट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बेरियम फॉस्फेट दैट कैन बी फॉर्म्ड इज। तो बेरियम फॉस्फेट का कितना अमाउंट प्रोड्यूस होगा वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। आप लोगों के सामने केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड फॉर्म में लिखी हुई है, तो इसके अंदर देखेंगे गिवन मोल सबसे पहले हमने लिख लिए यहाँ पर, ठीक है। स्टोइकियोमेट्रिक मोल जो मोलर रेशियो है वो ये आपका स्टोइकियोमेट्रिक रेशियो है, जिसको मैंने यहाँ पर मार्क कर दिया है। ये यहाँ पर नहीं आएगा एक्चुअली, ठीक है। थोड़ा सा इधर लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनिशियल मोल आपको दे रखे हैं 0.2 मोल सोडियम, 0.5 मोल ये आपको गिवन है, 0.2 मोल आपका सोडियम फॉस्फेट है, एंड द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बेरियम फॉस्फेट दैट कैन बी फॉर्म्ड हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए ऐसे ही कर लेते हैं, ओके। तो यहाँ पर ये 0.5 मोल ये इसका अमाउंट है, ये इसका है, ठीक है। ये 0 है, इनका अमाउंट हमें नहीं दे रखा है, कितना बनेगा मैक्सिमम। तो हमें क्या करना है, वही स्टेप, सिंपल स्टेप्स। गिवन मोल्स मतलब स्टोइकियोमेट्रिक मोल है, गिवन मोल है, तो गिवन मोल अपॉन क्या करना है, एलआर फाइंड करना है हमें। एलआर फाइंड करना है तो गिवन मोल कितना है इसका 0.5, स्टोइकियोमेट्रिक मोल कितना है 3, इसका गिवन मोल कितना है 0.2, स्टोइकियोमेट्रिक मोल कितना है 2, ठीक है। 0.5, तो ये पॉइंट यहाँ से जाएगा तो ये 30 हो जाएगा, 5/30 मतलब 1/6, ये आ जाएगा 1/10। तो इनमें से जो लोअर है रेशियो वो कौन होगा, ये वाला होगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एलआर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, मतलब सोडियम फॉस्फेट आपका एलआर हो जाएगा, ठीक है। सोडियम फॉस्फेट क्या हो जाएगा, एलआर। ये आपका लिमिटिंग रिएजेंट हो जाएगा, ओके। तो ये जो लिमिटिंग रिएजेंट, अब जो भी कैलकुलेशन होगी वो हम इसी के रेशियो में करनी पड़ेगी। तो हमें पता है अकॉर्डिंग टू स्टोइकियोमेट्री, देखो 2 मोल इसका रिएक्शन करता है तो बेरियम सल्फोस्फेट कितना बनता है 1 मोल, ठीक है। तो 2 मोल सोडियम फॉस्फेट रिएक्ट करके कितना बेरियम फॉस्फेट बनाता है 1 मोल BA3PO4 होल ट्वाइस, ओके। तो इसका 0.2 मोल, तो इसका 1 मोल कितना बनाएगा, तो 1/2, और इसका 0.2 मोल है तो ये कितना बनाएगा 1.2 इंटू 0.2, ठीक है। ये गया तो 10 हो गया, तो ये आज 2 से 2 कैंसिल, 1/10, 1/10 का मतलब 0.1 मोल कितना बनाएगा 0.1 मोल बेरियम फॉस्फेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। 0.1 मोल आ जाएगा ये आपका आंसर, ठीक है, जैसा कि यहाँ पर दिया हुआ है, ओके। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस को हमें सोल्व करना है। लिमिटिंग रिएजेंट आई होप आप लोग समझ चुके हैं कि क्या प्रॉपर्टी है इसकी, किस तरह से कैलकुलेट करना है, ठीक है। इस तरह के एग्जाम्स, इस तरह के क्वेश्चन जो है ना वो एग्जाम्स में आने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर हम स्टडी करेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, ओके। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स जो है वो जनरली कॉन्सेंट्रेशन हम किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, सॉल्यूशन के लिए। सॉल्यूशन कौन से, जैसे कि ट्रू सॉल्यूशन की ही हम यहाँ पर बात करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या होते हैं, सबसे पहले उनको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। तो सॉल्यूशन आप लोगों ने पढ़े भी होंगे। तो अ मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस दैट कैन बी अ सॉल्यूशन। 2 और मोर सब्सटेंस का जो भी मिक्सचर होगा उसको हम क्या बोलते हैं बेटा,
सॉल्यूशन बोलते हैं, लेकिन वी कैन ऑल्सो से द सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। लेकिन जो मिक्सचर बनाते हैं वो होमोजीनियस होना चाहिए, तभी उसको ट्रू सॉल्यूशन बोला जाएगा। ठीक है, होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म मिक्सिंग या यूनिफॉर्म थ्रू आउट, मतलब जो भी रिएजेंट आप मिक्स कर रहे हैं सॉल्वेंट के अंदर उसकी मिक्सिंग प्रॉपर होनी चाहिए। इसका मतलब जैसे कि शुगर को वाटर में डिसोल्व किया तो यूनिफॉर्म मिक्सिंग हो रही है, यूनिफॉर्मली वो थ्रू आउट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। इसका क्या मीनिंग है मेरे लाल कि यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के, जैसे शुगर को हमने वाटर में डिसोल्व किया है तो ऑल द शुगर पार्टिकल्स आर occupied in the gaps present between the water molecules. That's why the sugar molecule disappears from the solution and the change the taste of the whole solution and spread it throughout the solution। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मिक्सिंग होती है तो इसलिए सॉल्यूशन की जो कंपोजिशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन की हम बात करते हैं, दीज आर द क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। फॉर एग्जांपल अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इन वाटर, जैसे कि आप लोगों ने अभी पढ़ा, क्लियर होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। दिस सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन डज नॉट सेटल डाउन, मतलब आप लोगों ने जैसे कि शुगर को वाटर में डिसोल्व कर दिया या फिर सॉल्ट को वाटर में डिसोल्व कर दिया तो वो सेटल नहीं होते हैं बाय द पासेज ऑफ टाइम, दे आर स्टेबल। ऐसा ना, कैसे होते हैं? ये स्टेबल होते हैं। ठीक है, in a solution this solute particle cannot be distinguished from the solvent particles or molecules even under a microscope। ठीक है, तो आप यहाँ पर इसको माइक्रोस्कोप के अंदर भी डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इन अ ट्रू सॉल्यूशन द पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूट डिसअपीयर्स इनटू द स्पेस बिटवीन द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। द कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन। जैसे कि शुगर सॉल्यूशन हमने फिल्टर पेपर लगाया, फिल्टर पेपर से हम उसको इजीली पास कर देते, पूरा का पूरा सॉल्यूशन पास हो जाता है। क्या सॉल्यूट के पार्टिकल उससे सेपरेट हो सकते हैं? नेवर, नहीं हो सकते। क्यों? बिकॉज द पार्टिकल साइज ऑफ द सॉल्यूट इज लेस देन द पोर साइज ऑफ द फिल्टर पेपर। बड़ा पोर है, उसमें से छोटा सा पार्टिकल आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आर यूज्ड टू एक्सप्रेस द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। कौन कौन सी है ये टर्म्स, हम यहाँ पर पढ़ेंगे इनको वन बाय वन। फर्स्ट टर्म हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे मोलारिटी, मोलैलिटी, फिर देन मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज कैलकुलेशन एंड पार्ट्स पर मिलियन ppm। ओके, तो remember that all of these concentration terms are related to the one another. By knowing one concentration term you can also find the other concentration term. Let us discuss about the following terms. Okay, first हम यहाँ पर बात करते हैं molarity। molarity very important, very common term molarity। molarity को हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं। okay, और ये टर्म्स आगे आपके आती रहेगी काम, और कब तक आती रहेगी? जब तक आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर चैप्टर के अंदर अपना रोल प्ले करता है, स्पेशली फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। The number of moles of solute dissolved in 1 liter of the solution is known as the molarity of the solution। इसका मतलब क्या हो गया? The moles of the solute, number of moles of the solute, moles of the solute dissolved into the 1 liter of solution। For example, let the solution is prepared by dissolving W gram of the solute, W gram of the solute of molecular weight m। इसका molecular weight कितना दे रखा है? m। उसको हमने V ml वाटर के अंदर डिसोल्व कर दिया। किसमें कर दिया? V ml ऑफ वाटर के अंदर डिसोल्व कर दिया है। तो यहाँ पर जो इसकी कॉन्सेंट्रेशन को, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड कितने हो रहे हैं, किसमें डिसॉल्व हो रहे हैं? V ml ऑफ वाटर के अंदर। तो V ml वाटर है 1 मोल सॉल्यूट, तो अगर V ml वाटर है तो इसके अंदर हमने 1 मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किए हैं। कितना अमाउंट में किया है? तो 1000 ml ऑफ वाटर है हाउ मच। ठीक है, तो मोलरिटी का फॉर्मूला यहाँ पर इस तरह से आ जाएगा। तो देखो कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो मोलरिटी हम यहाँ पर डिफाइन करते हैं, मोलरिटी की हम यहाँ पर बात करते हैं। तो मोलरिटी क्या होगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आर डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब V लीटर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में कितना डिसॉल्व हो रहे हैं। ठीक है ना, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो मोलरिटी का यहाँ पर हम बात करते हैं, इसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो N इज द मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन V लीटर। इसको हमने थोड़ा सा शॉर्ट में लिख दिया है V लीटर। अभी ये लीटर में है, वॉल्यूम किस में है?
लीटर में लिखा है हमने, लीटर में लिखा है। अगर यहाँ पर मोल का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास W अपॉन उसका मोलर मास कितना दे रखा है, मॉलिक्यूलर वेट कितना दे रखा है, कैपिटल M, जिसको हम यहाँ पर M से ही इसको डिनोट करें, थोड़ा कंफ्यूजन होगा तो मैं इसको W से लिख देता हूँ, ठीक है, या फिर MW से लिख देते हैं हम इसको, ठीक है, MW, W अपॉन MW, MW किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सब्सटेंस इनटू V लीटर, क्योंकि अभी हमने लीटर में लिखा है वॉल्यूम, ठीक है। अगर आपका वॉल्यूम ml में गिवन है और आप उसी को पुट कर रहे हैं तो वेट ऑफ द सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सॉल्यूट इनटू V ml, वॉल्यूम किस में लिखेंगे, ml में लिखेंगे, इनटू ऊपर क्या लग जाएगा 1000। तो ये आपका मोलरिटी का फॉर्मूला होगा, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है मोलरिटी का, ठीक है। इस तरह से हम मोलरिटी को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो मिलीमोल्स, मोला यहाँ पर इसको नंबर ऑफ मिलीमोल्स, मतलब अगर ml में गिवन है तो इसको मिलीमोल्स बोल देंगे, बात एक ही है वो, ठीक है ना, वो जो फॉर्मूला है, ठीक है। तो मोलरिटी जो है इज अ यूनिट दैट डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, ये टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। क्यों डिपेंडेंट होती है टेम्परेचर, उसका रीजन मैं बता दूंगा अभी आपको। इट वेरीज इनवर्सली द टेम्परेचर, ठीक है। तो क्या होता है एक्चुअली, जब हम वॉल्यूम चेंज कर, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो पार्टिकल्स के बीच में कोलिजन इंक्रीज होती है, ठीक है, उससे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ कोलिजन इंक्रीज होंगे तो पार्टिकल के बीच में गैप इंक्रीज हो जाएगा, गैप्स जब इंक्रीज होंगे तो वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज। व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर देन द वॉल्यूम इज चेंज्ड, वॉल्यूम चेंज होगा। टेम्परेचर कूल करेंगे, ठंडा करेंगे सॉल्यूशन को, तो पार्टिकल कंसंट्रेट होते हैं, इसका मतलब वो कोलैप्स होते हैं, ठीक है। कोलैप्स का मतलब नहीं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया, उनकी काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, नंबर ऑफ कोलिजन डिक्रीज होंगे, तो पार्टिकल की सेटलिंग प्रॉपर्टी क्या होती है, थोड़ी सी इंक्रीज होती है। इस वजह से वॉल्यूम डिक्रीज होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है मतलब मोलरिटी चेंज होगी। इसका मतलब जो है टेम्परेचर डिपेंडेंट है, जहां पर वॉल्यूम की टर्म में हम बात करेंगे तो वहां पर टेम्परेचर अफेक्ट करेगा उसको, तो फिक्स टेम्परेचर पर ही हम इसको कैलकुलेट करते हैं, गिवन टेम्परेचर पर। तो मोलरिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम। ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये वॉल्यूम के इनवर्सली प्रोपोर्शन है, इसलिए हम बात करते हैं यहाँ पर कि ये इससे अफेक्ट होता है, ठीक है। अगर कोई यहाँ पर देखेंगे कि अगर दो सॉल्यूशन है हमारे पास, हम दो सॉल्यूशन को मिक्सिंग कर रहे हैं, तो यहाँ तक की तो हमने बात की मोलरिटी की, तो मोलरिटी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है आपको, मोलरिटी इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास मॉलिक्यूलर वेट इनटू V ml इनटू 1000, ठीक है। इस फॉर्मूला से आपके मोलरिटी के क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब हमारे पास दो हमारे पास क्या है, मिक्सचर हैं, दो मिक्सचर हैं, तो मिक्सिंग ऑफ सॉल्यूशन के अंदर हम कैसे रिजल्टिंग मोलरिटी यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पर आपको डेटा गिवन है, जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पर एक सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम V1 है, उसकी मोलरिटी M1 है। इस दूसरे सॉल्यूशन के साथ इसको मिक्स किया जाता है जिसका वॉल्यूम V2 है और मोलरिटी M2 है, ठीक है। तो मिक्सिंग करने के लिए क्या करेंगे हम, अगर सेम टाइप के सॉल्यूशन है मोलरिटी के अंदर, तो M1 V1 प्लस M2 V2, मतलब मिलीमोल्स ऑफ द या फर्स्ट सॉल्यूशन इनटू मिलीमोल्स ऑफ द सेकंड सॉल्यूशन, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, M फाइनल, मतलब जो आपकी रिजल्टिंग मोलरिटी होगी वो क्या होगी, इनटू V फाइनल लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, V1 प्लस V2 दोनों के, बिकॉज वॉल्यूम तो ऐड होगा ही, जब सॉल्यूशन को मिक्स करेंगे तो वॉल्यूम तो ऐड होगा ही, तो यहाँ पर रिजल्टिंग मोलरिटी आ जाएगी, यहाँ पर क्या आ जाएगी, रिजल्टिंग मोलरिटी इक्वल टू क्या आ जाएगा, M1 V1 प्लस M2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। इस फॉर्मूला से आप यहाँ पर रिजल्टिंग मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, वेरी सिंपल है ये आपके लिए, यहाँ पर आप इसको आराम से मिक्सिंग के लिए क्वेश्चन में हम अभी करेंगे एक क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा फॉर्मूला। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे कि मोलरिटी की मिक्सिंग के लिए कैसे करेंगे, तो देखेंगे अभी एक बार कि कोई दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है X, दूसरा सॉल्यूशन है Y, इसकी मोलरिटी है 0.1 m और इसका वॉल्यूम है 50 ml। कितना वॉल्यूम इसका, 50 ml है।
ये जो सॉल्यूशन है इसकी मोलरिटी है 0.5 m और इसकी जो वॉल्यूम है वो है 50 ml। इसका भी वॉल्यूम 50 ml दे रखा है, दोनों का वॉल्यूम 50 ml दे रखा है। तो हमें यहाँ पर इनकी मोलरिटी कैलकुलेट करनी है रिजल्टिंग सॉल्यूशन की। इनको मिक्स करने के बाद इनकी जो रिजल्टिंग मोलरिटी होगी वो क्या होगी, तो देखेंगे कि फॉर्मूला है हमारे पास M1V1 प्लस M2V2 और M फाइनल V फाइनल। हम इस तरह से लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर और भी थर्ड भी होता तो M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 तो M फाइनल V फाइनल, तो V फाइनल V1 प्लस V2 प्लस V3 इस तरह से आ जाएगा। तो M1V1 कितना है, M1 0.1 इंटू V1 कितना है 50 प्लस ये हो गया, ये कितना है 0.5 इंटू ये भी कितना है 50 इक्वल टू M फाइनल इंटू V फाइनल कितना हो जाएगा 50 प्लस 50 V1 प्लस V2, मतलब ये 50 प्लस 50 V1 प्लस V2 100 ml हो जाएगा। तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 प्लस ये कितना हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा आपका 25 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका M फाइनल V1 प्लस V2 कितना हो जाएगा 100। ओके, तो ये कितना हो गया 30/100, ये इधर आ जाएगा इक्वल टू M फाइनल। तो ये कितना हो जाएगा 3/10, 3/10 का मतलब हो गया 0.3 और यही हो जाएगी आपकी फाइनल सॉल्यूशन की मोलरिटी। ओके, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 0.3 M। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट इसके अंदर है मोलालिटी, ठीक है ना, जिसमें हम यहाँ पर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बारे में बात करेंगे। सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट है उसका कितना मास है उसके अंदर हम बात करते हैं। तो मास की टर्म्स में इसको हम पढ़ते हैं, वॉल्यूम की टर्म में नहीं पढ़ते हैं मोलालिटी को। तो मोलालिटी क्या होती है, इसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। स्मॉल m, अगर यूनिट की फॉर्म में स्मॉल m लिखा हुआ है इसका मतलब वो मोलालिटी है, यूनिक है ये। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1000 ग्राम या फिर 1 किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट इज नोन एज मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। अब यहाँ पर वॉल्यूम नहीं लिया हमने सॉल्यूशन का, ओनली सॉल्वेंट का मास लिया है, वो भी ग्राम में या फिर किलोग्राम में लिया है, तो उसकी हम बात करेंगे। तो मोलालिटी का जो फॉर्मूला होगा द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द मास ऑफ द सॉल्वेंट टेकन, कितना मास सॉल्वेंट का हमने लिया है। ठीक है, तो हम इसको मोलालिटी को यहाँ पर हम अगर पढ़ेंगे तो मोलालिटी क्या हो जाएगा, मोलालिटी क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मोलालिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट को हम कैपिटल W से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये अभी किलोग्राम में लिखा है तो ऐसे लिखेंगे। अगर हम इसको ग्राम में लिखेंगे तो मोल अपॉन क्या हो जाएगा W मास ऑफ सॉल्वेंट, अगर ये ग्राम में लिख दिया तो ऊपर क्या आ जाएगा 1000, ऊपर क्या आ जाएगा 1000। अब मोल को ओपन कर दो तो मोल इक्वल टू क्या होता है मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास कितना होता है स्मॉल w अपॉन मॉलिक्यूलर मास mw, और w क्या है यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट, वो ग्राम में है, तो ऊपर 1000 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये मोलालिटी का फॉर्मूला हो जाएगा, ये आपका मोलालिटी का फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप किसी भी क्वेश्चन की मोलालिटी को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है, टेम्परेचर से ये अफेक्ट नहीं होता है। ठीक है ना, क्यों नहीं होता है, बिकॉज मास चाहे वॉल्यूम कितना भी चेंज हो जाएगा उस सेम सब्सटेंस का, लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स रिमेन्स सेम। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होते हैं सेम रहेंगे, चाहे उस सॉल्यूशन को हीट करिए या कूल करिए, देयर इज नो चेंज इन दी वॉल्यूम मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, क्वेश्चन है यहाँ पर, इस क्वेश्चन की हेल्प से हम समझते हैं कि मोलालिटी को कैसे फाइंड करेंगे। तो 255 ग्राम ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेन्स 5 ग्राम ऑफ यूरिया, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन इन टर्म्स ऑफ मोलालिटी। तो मोलालिटी हमें यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। ठीक है, यहाँ पर यूरिया का जो फॉर्मूला होता है NH2
CONH2, इसका मोलर मास जो होता है वो 60 होता है, जो आपको क्वेश्चन में गिवन है। 5 ग्राम यहाँ पर आपको गिवन है यूरिया, ठीक है। तो 5 ग्राम यूरिया है तो इसके मोलैलिटी हमें कैलकुलेट करनी है। सिंपल सा फॉर्मूला है, डायरेक्टली लिख देंगे। तो मास कितना दे रखा है, 5 ग्राम गिवन है। मोलर मास कितना दे रखा है, 60। कितना इसमें डिजोल्व, किसमें डिजोल्व किया है इसको देखेंगे। 5 ग्राम 250 ग्राम ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन कंटेंस। तो सॉल्यूशन का जो मास दिया हुआ है एक्चुअल में इन्होंने 255 ग्राम, 255 ग्राम यहाँ पर दिया हुआ है। 255 ग्राम मास दिया हुआ है, तो सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा, तो मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 255 माइनस 5 कर देंगे मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट माइनस कर दिया तो कितना जाएगा, ये 250 ग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा। तो ये 250 ग्राम आ जाएगा, इनटू क्या कर देंगे हम यहाँ पर 1000, ठीक है। ये 10 से 10 कैंसिल, 250 से गया ये 4 टाइम्स, ओके। और ये 4 से गया आपकी, सॉरी उल्टा कर दिया, 12 टाइम 4 से गया ये 3 टाइम्स, तो 1/3 आंसर आ जाएगा, ओके। तो 1/3 आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोलैलिटी। या फिर इसको हम बोलेंगे स्मॉल m/3 भी लिख सकते हैं, या फिर 0.33 मोलैलिटी, इस तरह से भी हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे मोलैलिटी के लिए, ओके। तो इट इज ऑल अबाउट द मोलैलिटी। नाउ नेक्स्ट टर्म इज मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म इज मोल फ्रैक्शन। इसको हम x से रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर कभी कभी हम इसको किसी और से भी डिनोट कर सकते हैं। हम यहाँ पर x से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना, मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, ये एक रेशियो है जो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के रेशियो को रिप्रेजेंट करता है कि कितना पार्ट उस सॉल्यूशन के अंदर 100% के अंदर सॉल्यूट का होगा, कितना पार्ट 100% सॉल्यूशन के अंदर सॉल्वेंट का प्रेजेंट होगा। तो the ratio of the number of moles of the solute or solvent present in the solution and the total number of moles present in the solution is known as the mole fraction of substance, ठीक है। तो क्या है ये चीज, इसके अंदर हम बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ मोल्स एंड सॉल्यूट का रेशियो निकालना है। तो सॉल्यूट का टोटल नंबर ऑफ मोल के साथ, सॉल्वेंट का टोटल नंबर ऑफ मोल के साथ। तो यहाँ पर गिवन लेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट स्मॉल n है, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को हम कैपिटल N से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो देखेंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट x1 कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करना है x2, तो कितना हो जाएगा, मोल्स ऑफ द सॉल्वेंट अपॉन टोटल मोल n प्लस कैपिटल N। टोटल मोल किसके, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के, ठीक है। तो या फिर इसको शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मोल, जैसे कि हमें x कोई भी सब्सटेंस है A एंड B एक कंटेनर के अंदर प्रेजेंट हैं, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो मोल्स ऑफ, तो यह भी लिख सकते हैं मोल्स ऑफ A अपॉन टोटल मोल। टोटल मोल किसके, A प्लस B के, ठीक है। वैसे एक्स बी निकालना है मोल फ्रैक्शन ऑफ B, तो मोल्स ऑफ B अपॉन टोटल मोल किसके, A प्लस B के। तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा, आपका x1 प्लस x2 दोनों का जो सम होगा, मतलब फ्रैक्शन तो सम x1 प्लस x2 दोनों क्या होंगे, 1 के इक्वल होंगे। मतलब यहाँ पर ये दोनों का इक्वल क्या होगा, 1। कैलकुलेट करेंगे तो x1 प्लस x2 का रेशियो आपका क्या आएगा, 1 आएगा, बिकॉज दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका मोल फ्रैक्शन है। तो ये भी आपकी जो इंडिपेंडेंट होता है टेम्परेचर के, बिकॉज पार्टिकल्स की बात होती है मोल फ्रैक्शन के अंदर, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो सॉल्यूशन के अंदर कांस्टेंट रहेंगे, तो ये भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होते हैं, ओके। तो मोल फ्रैक्शन इज प्योर नंबर होता है, दैट्स व्हाई इट इज इंडिपेंडेंट टू द टेम्परेचर, ठीक है। एग्जांपल है यहाँ पर 46 ग्राम एल्कोहल है, 46 ग्राम एल्कोहल एंड 54 ग्राम H2 आर मिक्स्ड टुगेदर। ये दोनों एक दूसरे के साथ क्या है, मिक्स हो रहे हैं। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच। आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालना है, मास गिवन है तो मोल की कैलकुलेट करनी, इन दोनों का मोल आपको निकालना है। तो 46 ग्राम आपको यहाँ पर क्या गिवन है,
अल्कोहल है, तो इस 46 ग्राम को हम यहाँ पर किस में चेंज करेंगे, मोल में चेंज करेंगे, ठीक है। तो और 54 ग्राम वाटर है, तो 46 इसका मास है, मोलर मास कितना होता है इसका कैलकुलेट करना आता ही होगा आपको, जैसे कि C2H5OH है, तो कार्बन कितना है इसके अंदर 2, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, प्लस हाइड्रोजन कितना है 5 + 1 6, तो 6 × 1 एटॉमिक मास इसका 1 होता है, ऑक्सीजन कितना है 1, एटॉमिक मास कितना होता है 16, तो 24 + 6 + 16 कितना हो गया 46, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, इसका मोल कितना आ जाएगा 1 मोल, तो 46 इसका मास है और इसका मोलर मास भी 46 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 1 मोल। ओके, इस तरह से ये इसलिए बताया है कि आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। मोल्स ऑफ वाटर 54 ग्राम वाटर दे रखा है हमें, और इसका मोलर मास वाटर का 18 होता है। कैसे होता है ये तो पता ही होगा आप लोगों को, H2O है, 2 एटम ऑफ हाइड्रोजन, इसका मोल मास कितना होता है हाइड्रोजन का 1, प्लस 1 एटम ऑक्सीजन का है 16, तो 2 + 16 आ जाएगा आपका, तो ये कितना हो जाएगा 18, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पर मोलर मास कैलकुलेट कर लेंगे। फिर 3 मोल इसका क्या आ गया अपने पास, वाटर का 3 मोल यहाँ पर प्रेजेंट है। हमें मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है अल्कोहल का, तो अल्कोहल का मोल कितना है 1 अपॉन टोटल मोल कितना हो गया 3 + 1, 3 + 1 कितना हो गया 4, तो 1/4, 1/4 का मतलब 0.25 मोल, ठीक है, 0.25 आंसर आ जाएगा, मतलब 0.25 ये है, तो दूसरा कितना होगा इससे कैलकुलेट कर लेंगे तो 0.75 आ जाएगा दूसरे का, ठीक है। तो वाटर का कितना फ्रैक्शन होगा यहाँ पर 0.75, नहीं है आता है समझ में तो कैलकुलेट कर लो। वाटर के मोल कितने हैं 3, टोटल मोल कितने हो गए, वाटर के मोल कितने हैं यहाँ पर 3 मोल वाटर है, और टोटल मोल कितना हो गया 1 + 3, तो कितना हो जाएगा 0.75, 3/4। ओके, चलिए नेक्स्ट इसके अंदर टर्म्स हैं, वो है यहाँ पर परसेंटेज कैलकुलेशन, ठीक है। परसेंटेज कैलकुलेशन, वेट बाय वेट, वेट बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इनको हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। तो परसेंटेज कैलकुलेशन क्या होती है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन में ऑल्सो एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इन द फॉलोइंग वे। तो फर्स्ट इसके अंदर हम स्टडी करेंगे परसेंटेज वेट बाय वेट कॉन्सेंट्रेशन। तो परसेंटेज वेट बाय वेट कॉन्सेंट्रेशन के अंदर क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ओके। तो मास ऑफ सॉल्यूशन हम लेंगे, तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ये हम यहां पर किस में लेते हैं, ग्राम्स में लेते हैं, ओके। तो मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्यूशन इन 100, द अमाउंट ऑफ solute is dissolved in 100 gram of the solution is called by weight concentration। इसको हम या बाई वेट भी बोल देते हैं, सिंपली बाई वेट अगर लिखा हुआ है क्वेश्चन के अंदर तो भी परसेंटेज वेट बाई वेट ही होता है। कुछ नहीं गिवन है क्वेश्चन के अंदर, कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं गिवन है, तो भी आपको बाई वेट ही कंसिडर करना है, मतलब वेट बाई वेट ही कंसिडर करना है, ठीक है। यहीं पर बच्चा कंफ्यूज होता है जहां पर हमें नहीं होना चाहिए, ठीक है, मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन, जिसको वॉल्यूम बाय इस तरह से हम डिनोट करते हैं W/V से, तो इट इज गिवन एज द मास ऑफ सॉल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन द 100 ml ऑफ द सॉल्यूशन। कितना अमाउंट जो है सॉल्यूट का वो 100 ml सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है, तो आप इसको यहाँ पर क्या करेंगे, द मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स इज डिसॉल्व्ड इन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन ml, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से इसका फॉर्मूला आएगा। नेक्स्ट कॉन्सेंट्रेशन है इसके अंदर परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, V/V, तो इसको हम बोलते हैं बाय वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन। क्या बोलते हैं इसको, बाय वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन। इसको कुछ नहीं बोलते हैं, वेट बाय वॉल्यूम को वेट बाय वॉल्यूम से ही लेंगे, यहाँ पर इसको वेट बाय वॉल्यूम को बाय वॉल्यूम बोलेंगे, बिकॉज दोनों टर्म्स यहाँ पर वॉल्यूम में है, सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन की। यहाँ पर बाय वेट बोलेंगे बिकॉज सॉल्यूट एंड सॉल्यूशन दोनों वेट में हमने लिए हैं, मास में हमने कंसिडर किए हैं। तो इसको हम यहाँ पर थोड़ा सा लाइट इस पे डालते हैं। तो एक क्वेश्चन की हेल्प से हम यहाँ पर समझेंगे कि मैंने बोला कि मैंने 5 ग्राम शुगर जो है, 5 ग्राम शुगर जो है वो 45 ग्राम वाटर के अंदर डिसॉल्व है। कितने वाटर के अंदर डिसॉल्व है, 45 ग्राम वाटर के अंदर डिसॉल्व है। तो मुझे इसकी कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करनी है, तो परसेंटेज वेट बाय वेट में कैलकुलेट करूंगा, तो क्या आ जाएगी, मास ऑफ सॉल्यूट
मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 5 ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो 5 प्लस 45 इंटू क्या आ जाएगा 100, तो 5/50 इंटू क्या आएगा बेटा 100, ठीक है। ये गया इससे 10 टाइम्स, 10 से ये गया 1 टाइम, तो 10% एक्वस सॉल्यूशन आ जाएगा वेट बाय वेट, ठीक है। ये 10% वेट बाय वेट सॉल्यूशन होगा। इस तरह से कॉन्सेंट्रेशन के हम कैलकुलेट करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि हम इसके अंदर अगर 5 ग्राम शुगर को हम डिसोल्व करते हैं किसके अंदर 100 ml वाटर के अंदर, 100 ml वाटर के अंदर डिसोल्व कर दिया। अब मुझे इसकी कौन सी कॉन्सेंट्रेशन नहीं दिया हुआ है, तो सिंपली है, समझ जाओ यहाँ पर कि हमें या तो बाय वेट कैलकुलेट करनी है या वेट बाय वॉल्यूम कैलकुलेट करनी है। तो हमें अगर गिवन है कि वेट बाय वॉल्यूम कैलकुलेट करो, आप इसकी कम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या आ जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, जो सॉल्वेंट का वॉल्यूम है वही वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होगा, क्योंकि 5 ग्राम शुगर को वाटर में डिसोल्व करने के बाद उसका वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता है, तो 100 आ जाएगा इंटू क्या लिखेंगे 100, तो 100 से 100 कैंसिल, तो 5% वेट बाय वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन इसकी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट हम इसके अंदर करते हैं वेट बाय वेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कॉन्सेंट्रेशन, जिसमें यहाँ पर सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों का वॉल्यूम हमें कंसीडर करना है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, जैसे कि अगर 5 ml मैंने लिखा कि 5 ml अगर हमें सॉल्यूट डिसोल्व कर दिया 95 ml वाटर के अंदर, तो इसके अंदर हमें कैलकुलेशन करनी है 5/5 प्लस 95 इंटू क्या आ जाएगा 100, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो इसका कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा 5% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक है। वो बहुत इजी कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं, इनको आप कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है क्वेश्चंस गिवन है, तो क्वेश्चन की हेल्प से भी हम समझते हैं। मैंने आपको बता ही दिए क्वेश्चन, आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। मोलरिटी का क्वेश्चन भी हमने आपको बता दिया था, ठीक है। तो कोई भी चीजें हम यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। जो भी मिसिंग टर्म्स है, हमसे पूछा गया है कि मास क्या होगा सॉल्यूट का, तो वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलरिटी गिवन होती है तो मास पूछ सकते हैं, मोल पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो इन क्वेश्चन की हेल्प से आप ये कर सकते हैं, ठीक है ना। अगेन यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसके अंदर गिवन सॉल्यूशन ऑफ NaOH कंटेंट 2 ग्राम ऑफ NaOH पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट दी मोलरिटी पूछा है। आराम से कर सकते हैं, कैसे कि यहाँ पर देखो कितना है 2 ग्राम NaOH है, तो मोलरिटी का फॉर्मूला आपको पता है, मास ऑफ द सॉल्यूट कितना है 2 ग्राम, मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट कितना है NaOH का 40 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है, नहीं किया 1 पर लीटर सॉल्यूशन है, मतलब आपको वॉल्यूम दिया हुआ है पर लीटर, मतलब 1 लीटर दिया हुआ है, मतलब 1000 ml दिया हुआ है, खत्म बात। 2/40 का मतलब क्या हो गया 1/20, 1/20 का मतलब कितना हो गया 0.05 m। इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इजी है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर 2.8 ग्राम KOH इज डिसॉल्व इन वाटर टू गिव 200 सेंटीमीटर क्यूब। यहाँ पर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आराम से इसकी भी मोलरिटी वही कर सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब के हिसाब से, ठीक है। तो पाइप वेरी इजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके अंदर ये वाला भी आप लोगों को करना है, ठीक है। सेम टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। 250 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या हो गया 250 ml ही हो गया एक्चुअल में, तो वही फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो हमारे पास हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 10 m, ये अच्छा क्वेश्चन है। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ 10 m HCl शुड बी डाइल्यूटेड विद वाटर टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ 5 m HCl। अब ये क्वेश्चन हो गया कि हमें यहाँ पर क्या करना है कि क्वेश्चन में मिक्सिंग तो है लेकिन डाइल्यूशन कर रहे हैं, डाइल्यूट कर रहे हैं, वाटर के साथ डाइल्यूट करके हम क्या 10 m सॉल्यूशन है उसको वाटर के साथ डाइल्यूट करके क्या बना रहे हैं 5 m का सॉल्यूशन बना रहे हैं 2 लीटर के साथ, 2 लीटर सॉल्यूशन बना है वाटर टू प्रिपेयर 2 लीटर ऑफ 5 m HCl। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे कि डाइल्यूट कर रहे हैं ओनली वाटर के साथ, मिक्सिंग नहीं कर रहे हैं यहाँ पर वाटर की मिक्सिंग, ओनली सॉल्वेंट का एडिशन कर रहे हैं, सॉल्वेंट का एडिशन कर रहे हैं। तो M1V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा M2V2 ओनली डाइल्यूशन के लिए। ये जो फॉर्मूला है वो कब यूज करेंगे ऑन डाइल्यूशन, ऑन डाइल्यूशन, ये मिक्सिंग के लिए यूज नहीं करना है, डाइल्यूट करने हैं तभी ये फॉर्मूला यूज होगा। तो 10 m सॉल्यूशन है तो 10 इंटू वॉल्यूम कितना दे रखा था उसका, तो वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, ठीक है, इक्वल टू
इसका वॉल्यूम कितना दे रखा है 5m, इसकी कॉन्सेंट्रेशन वॉल्यूम 2 लीटर दे रखे। 2 लीटर बनाना है तो कितना ये लीटर लगेगा, कितना लीटर हमें क्या चाहिए यहाँ पर, ये फर्स्ट सॉल्यूशन चाहिए, इसका वॉल्यूम चाहिए हमें। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 × 2/10, तो 10/10 कैंसिल हो गया, तो 1 लीटर चाहिए हमें। तो 1 लीटर को हम डाइल्यूट करेंगे, आंसर आ जाएगा 1 लीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इसके अंदर अगेन वही मोलरिटी वाला क्वेश्चन है, इस तरह से मोल्स हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, चलिए तो कर सकते हैं आराम से, मिक्सिंग का क्वेश्चन है। ओके, अगेन ये भी सेम क्वेश्चन है उसी टाइप का। इस क्वेश्चन को भी आप ट्राई करिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर वेरी इंपॉर्टेंट, पीएच ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो पीएच क्या होती है आप सब लोगों को पता होता है कि पता ही होगा, एसिड बेस एंड सॉल्ट टॉपिक होता है, उसके अंदर पीएच पढ़ाई जाती है। और प्रीवियस ईयर्स में भी आप लोगों ने पीएच का थोड़ा सा रिवाइज किया ही होगा इसके अंदर। तो पीएच क्या होती है, अकॉर्डिंग टू द आर्हेनियस थ्योरी। आर्हेनियस एक साइंटिस्ट था जिसने एसिड बेस थ्योरी दी थी इन द एक्वस सॉल्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस क्या होता है, एसिड गिव्स H+ आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन एंड बेसेस आर द बेसेस प्रोड्यूसेस OH आयन इन द एक्वस सॉल्यूशन। तो उनको एसिड बोला जाता है जो H+ आयन देते हैं एक्वस सॉल्यूशन के अंदर। तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन जो होता है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पर मेंशन करते हैं इस तरह से। ठीक है, तो इसको इसके पीएच को यहाँ पर कैलकुलेट करना है हमें। तो कैलकुलेट कैसे करना है, तो उसके अंदर देखेंगे तो पीएच की डेफिनेशन यहाँ पर दी हुई है। तो पीएच क्या होती है यहाँ पर, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयन एक्सप्रेस इन द स्क्वायर ब्रैकेट। तो कोई भी अगर आपका एसिड है तो स्ट्रॉन्गर होगा तो उसके अंदर H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। अगर वो वीक एसिड है इसका मतलब उसके अंदर H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा। तो यहाँ पर पीएच को डेफिनेशन, पीएच की डिफाइन करेंगे, करने के लिए हम क्या करते हैं, पीएच की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द नेगेटिव लॉग ऑफ द, देखो पीएच की डेफिनेशन होती है the negative log of the base 10 of the concentration of H+ ion। ठीक है, negative log of the base 10 of the concentration of H+ ion is called pH। अब ये pH है क्या एक्चुअल में, pH है क्या और क्यों कैलकुलेट कर रहे हैं। तो pH है क्या एक्चुअल में, तो उसको मैं थोड़ा सा लाइट डाल देता हूँ। pH इज द पावर ऑफ हाइड्रोजन, इट इज रिप्रेजेंट द पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या है ये, पावर ऑफ हाइड्रोजन, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, या फिर हम इसको बोलते हैं पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं इसको, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन, पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन। पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन को, ये लैटिन वर्ड है, इसको हम पोटेंशियल की टर्म में यहाँ पर लिखते हैं कि इसका मीनिंग क्या होता है, पोटेंशियल। ठीक है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के पोटेंशियल को मतलब हाइड्रोजन के वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो कितना पावर है उस सॉल्यूशन के अंदर ये उसको एक्सप्लेन करता है। तो उस पावर को हम यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए पीएच से डिनोट करते हैं। पीएच इज द पावर ऑफ हाइड्रोजन के नाम से भी इसको लोग जानते हैं या फिर हम बोलते हैं इसको डिफाइन करेंगे मैथमेटिकली। सोरेनसन स्केल ने, सोरेनसन ने इसको डिफाइन किया था। तो मैथमेटिकली इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द नेगेटिव लॉग ऑफ द बेस 10, नेगेटिव लॉग ऑफ द बेस 10 ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। जो H+ आयन की कॉन्सेंट्रेशन है उसको हम स्क्वायर ब्रैकेट से लिख रहे हैं यहाँ पर। ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दीज आर द एक्टिव H+ आयन प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। मींस जो एसिड मॉलिक्यूल H+ आयन रिलीज कर चुके हैं उनकी कॉन्सेंट्रेशन है, एक्टिव कॉन्सेंट्रेशन है, इसलिए हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट में यहाँ पर मेंशन करते हैं। ठीक है, तो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज नोन एज पीएच। ठीक है, तो पीएच यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं हम यहाँ पर। तो कैसे करते हैं पीएच, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, इससे हम पीएच को कैलकुलेट करते हैं। तो इस फॉर्मूले को ही हम यहाँ पर यूज करते हैं। तो अब ये पीएच का फॉर्मूला आया कहाँ से, इसके लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर लाइट डाल देते हैं। ठीक है, तो पीएच का फॉर्मूला क्या है, तो वाटर का आयनिक प्रोडक्ट हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, आयोनाइजेशन ऑफ वाटर, वाटर का आयोनाइजेशन हम यहाँ पर करा रहे हैं। तो 825 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ठीक है, 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर वाटर का आयोनाइजेशन हम करा रहे हैं। तो देखेंगे बच्चों कि H2O जो है वो ब्रेक होता है और किस में चेंज होता है, H+ एंड OH आयन के अंदर। ठीक है, तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं 25 डिग्री सेल्सियस पर, हमने ये पाया कि 25 डिग्री सेल्सियस पर जो कॉन्सेंट्रेशन है H+ आयन की वो 10⁻⁷ m होती है। एंड
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आयन है वो भी 10⁻⁻⁷ m होती है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, KW को हम क्या बोलते हैं, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर लिया। तो क्या होता है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ एंड OH आयन, मतलब आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का मतलब क्या हो गया, इसके जो आयन्स हैं उनका प्रोडक्ट मतलब इनका मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन डॉट OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। OH आयन कॉन्सेंट्रेशन, तो H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10⁻⁷ m इंटू ये भी कितना है 10⁻⁷ m, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻⁻14 m, कितना हो जाएगा 10⁻⁻14 m। तो ये KW की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब हमने KW क्या लिखा था, दिस वन, तो ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट OH आयन कॉन्सेंट्रेशन। अब हमने क्या किया, ये वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं, तो इसको हम यहाँ पर यूज करेंगे तो इसका हम लॉग लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिया, टेकिंग लॉग, इसके अंदर इक्वेशन नंबर 1 है, इसका लॉग लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉग लेंगे इसका, तो नेगेटिव लॉग ऑफ बेस 10 ऑफ 10⁻⁻14 इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। जब लॉग लेते हैं तो ये जो प्रोडक्ट है ना वो प्लस में चेंज हो जाता है, प्लस ये नेगेटिव लॉग लेंगे तो नेगेटिव लॉग ऑफ बेस 10 ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आयन, नो इस तरह से। अब यहाँ पर हम देखेंगे, हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, तो नेगेटिव लॉग ऑफ बेस 10 ऑफ H+ आयन क्या होता है, pH, इसको हम क्या बोलते हैं, pH। तो ये क्या हो जाएगा आपका POH, ये क्या हो जाएगा आपका POH इक्वल टू, इसकी जो वैल्यू कैलकुलेट करेंगे नेगेटिव लॉग ऑफ बेस 10 की, तो ये आ जाएगी आपकी 14। तो pH प्लस POH इक्वल टू कितना होता है 14, pH प्लस POH इक्वल टू कितना हो जाएगा 14। अगर हमें यहाँ पर pH कैलकुलेट करनी है तो 14, अगर POH हमारे पास है तो 14 माइनस POH हो जाएगा। अगर हमें POH कैलकुलेट करनी है तो ये 14 माइनस pH हो जाएगा। अगर हमें बेस के लिए पूछा है इसकी POH कितनी होगी, तो pH गिवन है तो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये जो बॉक्स में 3 फॉर्मूले हमारे पास, दिस वन एंड दिस वन, दीज आर दी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो pH की जो कैलकुलेशन करते हैं इन फॉर्मूला की इस हेल्प से हम यहाँ पर कर लेते हैं। ठीक है, तो pH प्लस POH इक्वल टू 14 इन्होंने डायरेक्ट दे दिया, हमने आपको कैलकुलेट करके बता दिया है, तो इस तरह से आप यहाँ पर कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर है, यहाँ पर देखो एक क्वेश्चन भी गिवन है, तो देखेंगे, thus the pH value of the solution is known as the pH when we calculated, find the pH 0.1 m NaOH, 0.1 NaOH सॉल्यूशन है, इसकी pH हमें कैलकुलेट करनी है। तो कैसे करनी है, तो देखेंगे इसके अंदर सबसे पहले हमें NaOH की रिएक्शन लिखनी है। NaOH की रिएक्शन लिखी, इसको वाटर में डिसोल्व करेंगे तो ये क्या बनाएगा, Na+ आयन बनाएगा एक्वस, एंड क्या बनाएगा OH आयन बनाएगा एक्वस फॉर्म में। ठीक है, तो ये कंप्लीटली 100% आयनाइज होते हैं, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m दे रखी है, तो ऑब्वियसली इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m होगी, इसकी भी कॉन्सेंट्रेशन 0.1 m होगी। तो हमारे पास आया क्या, यहाँ पर हमारे पास OH आयन कॉन्सेंट्रेशन आ गई। तो OH आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी आ गई हमारे पास, 0.1 m। ओके, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो POH निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे सबसे पहले POH इक्वल टू क्या हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ बेस 10 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आयन। तो नेगेटिव लॉग ऑफ बेस 10, OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.1। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ बेस 10, 0.1 की वैल्यू कितनी होती है 1/10, हम इसको लिखेंगे। तो लॉग 1/10 लिखा, इसको और भी सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस लॉग को हम अंदर लेंगे तो 1/10 log A/B, तो log A माइनस log B हो जाता है। तो log 1 माइनस log B, तो log बेस 10 हो जाएगा। log 1 की वैल्यू तो 0 होती है, log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा, नेगेटिव तो बाहर रख दिया था हमने, 0 माइनस 1, तो ये आ जाएगा 1। तो POH कितना आ गया बेटा, 1 आ गया। तो pH हम इसके लिए कैलकुलेट करेंगे तो 14 माइनस POH से करेंगे, तो 14 माइनस 1 कितना आ जाएगा 13। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ओके, चलिए, तो ये था आपका यहाँ पर pH। ठीक है, तो कुछ और एक चीज मैं इसके अंदर बता देता हूँ आपको कि जो pH है वो कैसे है। एक क्वेश्चन है मेरे यहाँ पर कि 10⁻⁻8 m HCl सॉल्यूशन है, इसकी pH कैलकुलेट करनी है। ठीक है ना, इसकी pH कैलकुलेट करनी है।
तो जैसा कि हमें दिख रहा है, हम डायरेक्टली क्या करते हैं, H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर देते हैं। तो HCl को आयनाइज करते हैं तो ये H प्लस एंड Cl माइनस आयन देता है, ठीक है। तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁸ दे रखी है, तो इसकी भी कितनी होगी 10⁻⁸, इसकी भी कितनी होगी 10⁻⁸। हम क्या करते हैं यहाँ पर कि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है 100% आयनाइज होता है, तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁸ होगी। हम डायरेक्टली क्या कर देते हैं, pH कैलकुलेट कर देते हैं, नेगेटिव लॉग ऑफ बेस 10 ऑफ दी H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो इससे आ जाएगा हमारा नेगेटिव लॉग ऑफ बेस 10 ऑफ 10⁻⁸। इसको सोल्व करेंगे तो ये 8 आंसर आ जाता है, ठीक है ना। क्या किसी एसिड की pH 8 हो सकती है क्या? नो, नेवर, लिख के काट दो, हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। एसिड की pH मोर देन 7 पॉसिबल है ही नहीं, 7 तो न्यूट्रल होती है, लेस देन 7 ही होगी, तो फिर क्या करेंगे ऐसे क्वेश्चन के लिए, नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो देखो इसके अंदर वो वही HCl का सॉल्यूशन है, तो इसके अंदर वाटर भी तो है, ठीक है ना, उसके अंदर क्या है, वाटर है, ठीक है। तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन भी तो वहां पर मेंशन होगी। तो H2O है, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन 10⁻⁸ है, इसकी 10⁻⁷ होती है, मतलब वाटर के लिए अभी तो नहीं करेंगे, लेकिन हम बात करते हैं इसके अंदर, ठीक है। इस तरह से कर सकते हैं, या फिर यहाँ पर देखेंगे, ठीक है, ठीक है। HCl इसके अंदर H प्लस आयन है, Cl माइनस आयन है, इसकी 10⁻⁸ कॉन्सेंट्रेशन है, इसको 10⁻⁸ होगा, ऑब्वियसली इसकी भी 10⁻⁸ m कॉन्सेंट्रेशन होगी, लेकिन वाटर का भी तो आयनाइजेशन होगा। ये वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन है, तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी होगी एंड OH आयन की कॉन्सेंट्रेशन भी होगी, ठीक है। तो H प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर कितनी होती है 10⁻⁷ m, इसकी भी 10⁻⁷ m। तो यहाँ पर टोटल H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी हो गई, कितनी होगी, तो टोटल H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी 10⁻⁸ m प्लस 10⁻⁷ m। इसको सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.1 इंटू 10⁻⁷, ठीक है। तो इसकी जो pH आएगी, इसको हम यहाँ पर अब pH इसकी करेंगे तो कितना हो जाएगा, नेगेटिव लॉग ऑफ बेस 10 ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन टोटल, ये कितनी हो गई अब आपकी यहाँ पर, तो नेगेटिव लॉग ऑफ बेस 10 ऑफ 1.1 इंटू 10⁻⁻⁷। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 6.96, कितना आ जाएगा 6.96, ये pH आएगी सॉल्यूशन की। मतलब देखिए ये एसिडिक है, मतलब इस सॉल्यूशन को आप कितना भी डाइल्यूट करिए ये आपका एसिडिक ही रहेगा, ओके। तो इस तरह से आप यहाँ पर pH के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और मिक्सिंग के तो आते हैं, रिजल्टिंग pH जो है मोलरिटी वहां से मिलेगी मिक्सिंग वाले क्वेश्चन से, और उसको भी आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ओके। तो इट इज ऑल अबाउट द मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको यहाँ पर रिवाइज करिए, ठीक है। तो इसके बाद हम यहीं पर फिनिश करते हैं इसको, ओके। थैंक यू।